नमस्कार साथियों, आज हमारे पुरखे सीरीज का ये पहला भाग है जिसमें हम लोग तिलका मांझी और उनके जो पहाड़िया आदिवासियों का जो पूरा संघर्ष है उसके बारे में आप सबसे बातचीत करने जा रहे हैं। साथियों, 1951 में अमेरिकन उपन्यासकार हॉवर्ड फास्ट ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था स्पार्टाकस, जिसको हम सभी लोग आदि विद्रोही के नाम से हिंदी भाषा में पढ़ते रहे हैं। और उस नोवेल में उन्होंने जो रोमन एम्पायर के खिलाफ स्पार्टाकस और उनके अन्य साथियों का जो संघर्ष था उसको लिख करके उसको बता करके पूरी दुनिया के भीतर स्पार्टाकस और आदिवासियों का जो आदिवासियों के संघर्षों को जो है लाइमलाइट में लाने का कोशिश किया, उसको मेन स्ट्रीम में लाने का कोशिश किया था। लेकिन एक चीज हम लोगों ने देखा है कि हमारे मुल्क के भीतर ऐसा कोई हार्वर्ड फास्ट या इस तरीके का कोई इंसान हमें नजर नहीं आता है जिसने कि आदिवासी नायकों के बारे में या आदिवासियों के इतिहास के बारे में बताने की जहमत आज तक उठाई हो। अधिकांशतः यही देखा गया है कि जितना भी इतिहास अभी तक लिखा गया है या साहित्य की जितनी भी रचनाएं हुई हैं या इसके अलावा जितना भी काम हुआ है, उन सब में हम लोग देखते हैं कि आदिवासियों का जो स्पेस था, आदिवासियों का जो हक और हुकूक था, उनका जो हिस्सा होना चाहिए था, उस हिस्से को जो है मार लिया गया, उनको उन साहित्य से, उनके इतिहास से बेदखल कर दिया गया है। आज की तारीख में हम लोग देखें तो पूरा का पूरा संघर्ष इसी बेदखली के खिलाफ जो है तमाम आदिवासियों का चल रहा है। आजादी से पूर्व जब हम लोग बात करते हैं तो अंग्रेजों ने इस मुल्क के सवर्ण और कुलीन तबके के साथ मिल करके आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से बेदखल करने की साजिश की थी और उनके क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया था। आजादी के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद हम लोगों ने देखा कि सवर्ण और कुलीन तबके ने मिलकर के जो है अभी भी वही जल जंगल जमीन से जो है बेदखली की साजिश है आज भी जो है जारी है। दूसरी चीज, हम लोग जब बात कर रहे हैं तिलका मांझी और उनके उलगुलान के बारे में, तो बहुत जरूरी है कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बाद से ही सबसे पहला प्रतिरोध जो ब्रिटिश साम्राज्य को झेलना पड़ा था वो इस मुल्क के आदिवासियों की तरफ से था, इस मुल्क के पहाड़ियों की तरफ से था, पहाड़ी आदिवासियों की तरफ से था, जो कि उस समय पर पूरा का पूरा जो संथाल परगना और जंगल तराई और उसके आसपास का जो इलाका है उसके आसपास में जो है शुरू हुआ था। और ये संघर्ष 1791 से लेकर के 1771 से लेकर के 1791 तक लगभग 20 वर्षों तक लगातार रूप से चलता रहा। ये चीज हम लोगों को शुरुआती दौर में देखने को मिली है। अब जब हम लोग पहाड़िया आदिवासियों के संघर्षों के बारे में बात करें तो ये बहुत जरूरी है कि पहाड़िया आदिवासी आखिर है कौन और इनके जो स्थिति है वो किस तरीके का है। तो साथियों, पहाड़िया आदिवासी जो है उनके बारे में मैं आपको बता दूं, वो वर्तमान समय में बिहार और बंगाल का कुछ हिस्सा प्लस झारखंड के हिस्से को मिला करके एक बड़ा भूभाग बनता है जिसमें भागलपुर, मुंगेर, हजारीबाग, राजमहल, खड़गपुर और संथाल परगना, ये सब इलाकों को, बीरभूम और इन सब इलाकों को मिला करके जो हिस्सा बनता है उस हिस्से के भीतर जो है पहाड़िया आदिवासी जो है निवास करते रहे हैं। पहाड़िया आदिवासियों की बेसिकली दो शाखाएं हैं। एक शाखा है मलेर शाखा है जो कि हम लोग देखते हैं कि राजमहल का जो पहाड़ी है उसके दक्षिण और पूर्वी हिस्से में है। दूसरी शाखा जो है सौरिया शाखा है जो कि राजमहल पहाड़ी के उत्तर दिशा की तरफ उत्तर में है। अब पहाड़िया आदिवासियों के बारे में हम लोग बात करें तो पहाड़िया आदिवासी जिस समय की हम लोग बात करें 18वीं सदी की, उस समय पर अपनी आदिम अवस्था में थी। आदिम अवस्था से मतलब था कृषि का जो है अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापना से पूर्व की जो अवस्था है जिसमें कि शिकार करने की और खाद्य संग्रह करने की जो प्रणाली रही है, उस अवस्था में हम लोग आदिवासियों को या पहाड़िया लोगों को देखते रहे हैं जिसमें कि जंगल सबसे इम्पोर्टेंट है। जंगल उनकी जीविका का साधन भी है और उनके जीने का उद्देश्य भी है। ये पूरा का पूरा आदिवासी समुदाय एक ग्रुप बना करके और जैसा कि बाकी आदिवासियों की तरह जो है रहता आया। ग्राम के जो उनका जो मुखिया जिसे मांझी कहा जाता है उसकी जिम्मेदारी है कि समाज की यूनिटी को बनाए रखे, समाज की एकता को बनाए रखे और आपसी जितने भी मतभेद हैं और आपसी विवादों का जो है निपटारा करने की भी जिम्मेदारी जो है उस गांव के मुखिया की रही है। दूसरी चीज, इस हम लोग बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश जो शासन की स्थापना से पहले हम लोग बात करें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ था
तो उस समय अगर हम लोग बात करें या उससे पहले की बात करें तो ये जो पूरा का पूरा जंगल तराई का जो हिस्सा है, ये जो संथाल परगने का या जो आदिवासियों के प्रभुत्व वाला जो हिस्सा है, इसमें किसी भी तरीके का किसी भी स्टेट का, चाहे वो मुगल स्टेट हो, चाहे वो बंगाल के नवाब्स हो या कोई और स्टेट हो, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है। ये स्वतंत्र तरीके से अपना जो है जीवन जीते रहे हैं। दूसरी चीज, इन हिस्सों में अगर किसी व्यापारी को ट्रेड करना है, इस हिस्सों से अगर उसको गुजरना है, तो इन आदिवासी सरदारों को जो है उन्हें राहदारी यानी चुंगी के रूप में जो है एक टैक्स दिया जाता था, प्लस उसके आसपास के जो जमींदार हैं वो भी अपनी उपज का एक हिस्सा इनको जो है नजराने के रूप में देखते रहे हैं। इन आदिवासियों को हम लोग बात करें तो आज ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले किसी भी जो है स्टेट की अधीनता स्वीकार करने को नहीं, इन्होंने जो है स्वीकार नहीं की थी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान आते हैं, अंग्रेजों के हिंदुस्तान आने के साथ ही 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मींस राजस्व का जो वसूली का जो हक था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाता है। उसी समय हम लोग देखते हैं कि इन तीनों हिस्सों में जो है 1769 में आकर के छोटा नागपुर का हिस्सा प्लस उसके आसपास जो संथाल परगना है उसमें भी जो है दीवानी के हक ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो है पास चले जाते हैं। और यहीं से हम लोग देखते हैं कि इस हिस्से में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जो है ब्रिटिशर्स ने अपनी जो प्रणाली थी, अपना जो मैकेनिज्म था, अपने जो पूरा का पूरा व्यवस्था थी उसको लागू करने की कोशिश की थी। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले उन्होंने इस इलाके में स्थायी कृषि का विकास करना शुरू किया, जमींदारी प्रथा को शुरू किया और उसके साथ साथ भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया को शुरू किया। और इसके साथ साथ जो नई प्रशासनिक व्यवस्था उन्होंने इस हिस्सों में इंट्रोड्यूस की, इन हिस्सों में उसको जो प्रचलित किया, उसका असर ये हुआ कि उस पूरे हिस्से का, उन पूरे आदिवासी समाज का जो सामाजिक, आर्थिक और जो पूरा का पूरा राजनीतिक जो ढांचा था, जो संतुलन बना हुआ था, वो संतुलन जो है गड़बड़ा गया। और इसी समय पर हम लोग देखते हैं कि 1770 के आसपास एक भयंकर जो है अकाल ने जो है इस संकट को जो है और ज्यादा गहरा कर दिया। परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि आदिवासी पहाड़ियों ने ब्रिटिशर्स और उनके जो सहयोगी जमींदार हैं और या महाजन हैं, साहूकार हैं, जोतेदार हैं, उनका जो है विरोध करना, संगठित रूप से जो है विरोध करना, सशस्त्र विरोध करना जो है शुरू कर दिया, जो कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने के बाद पहली बार ये चीज हम लोगों को देखने को मिली थी। हालांकि ये कहा गया कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला जो संघर्ष है, आजादी का जो संघर्ष है या जो क्रांति है वो 1857 में हुई, लेकिन हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अंग्रेजों 1857 की क्रांति से पहले जो है पहाड़ी आदिवासियों ने ही जो है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान जो है शुरू कर दिया था। दूसरी चीज हम लोगों को समझने की जरूरत है कि इस समय पर जब ब्रिटिश एम्पायर की स्थापना होकर के ब्रिटिश एम्पायर्स ने अपने जो है कार्य क्षेत्र का इन हिस्सों में विस्तार करना शुरू किया, तो एक चीज हम लोगों को देखने को मिली कि उन्होंने दो तरीके की पॉलिसी अपनाना शुरू किया। पहली थी कि लालच या जो है लालच दे करके उनको बहला फुसला करके जो है अपने कब्जे में करने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ सैनिक जो है दमन की भी पॉलिसी को उन्होंने अपनाना शुरू किया। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि शुरुआत में जब 1772 में हम लोग देख रहे हैं कि वॉरेन हेस्टिंग जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने जो है एक सशस्त्र सेना का गठन, 800 लोगों की एक सशस्त्र सेना का गठन किया ताकि इन आदिवासियों के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जा सके या उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके जो कि ब्रिटिश जो साम्राज्य की जो है खिलाफत कर रहे थे। इसी समय पर हम लोग देखते हैं कि 1772 में इसी समय पर एक नया सिस्टम, प्रशासनिक प्रणाली को जो है शुरू किया गया, तो उसका प्रारंभ किया गया था, जिसका हम लोग आज की तारीख में कलेक्टरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, कलेक्टर की सिस्टम के नाम। कलेक्टर की ये जो शुरुआत है, यहाँ पर शुरुआत में जो है राजस्व वसूली के लिए की गई थी, राजस्व के कलेक्शन के लिए। कलेक्टर मींस कलेक्शन से शुरुआत होता है, तो वहां से इस प्रणाली की शुरुआत की गई। 1773 में हम लोग देखते हैं कि भागलपुर, खड़गपुर और राजमहल के हिस्से को मिला करके जो है एक कलेक्ट्री जो है इस हिस्से को बना दिया गया। 1773 में ये सब काम किए गए।
1773 में कलेक्ट्री बनाने के साथ ही जो है कप्तान ब्रुक के नाम से एक अंग्रेज ऑफिसर को जो है इसकी जिम्मेदारी दी गई और उसके ही कंट्रोल में जो है वो जो सशस्त्र सेना बनाई गई थी उसको जो है नियुक्त कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि कप्तान ब्रुक की लीडरशिप में उन्होंने जो है सबसे पहला काम इन पहाड़िया जो आदिवासियों उसके खिलाफ दमन की नीति का अपनाना जो है शुरू किया। और ये जो दमन की नीति थी इसमें सबसे पहले उन्होंने आदिवासी गांवों पे हमले करने शुरू किए, उनके गांव को जला दिया गया, लोगों को मार दिया गया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये बहुत आम सी चीजें थी जो कि देखने को हमें उस दौर में इस दमन की पॉलिसी के तहत देखने को मिल रही थी। लेकिन आदिवासी जो पहाड़िया जो आदिवासी थे उन्होंने इनका जमकर मुकाबला किया और इसमें हम लोग देखते हैं कि पहाड़िया आदिवासी जो है एक विनिंग फोर्स के रूप में, एक विजेता के रूप में कैप्टन ब्रुक के सामने खड़े होते हैं। हालांकि कप्तान ब्रुक की ये जो पॉलिसी थी जिसमें दमन जो करने का जो पूरा का पूरा नीति था ये मैदानी क्षेत्रों में उनके लिए सक्सेसफुल रहा, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों के खिलाफ ये पूरी की पूरी नीति जो है फेल रही। ऐसे में उन्होंने अपनी नीति में बदलाव करते हुए अब एक नए तरीके की नीति को जो है अपनाया और उसमें जो है लालच देने का या पहाड़िया आदिवासियों को जो है किसी तरीके का जो है आर्थिक फायदा पहुंचाने की कोशिश उन्होंने जो है की। उसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि उन लोगों को जो है गिफ्ट देना शुरू किया, उन लोगों को अंग्रेजी कैंपों में बुलाना शुरू किया, उपहार देने शुरू किए, नकदी देना शुरू किया, अनाज देना शुरू किया और सम्मान के बतौर पहाड़िया सरदारों को या गांव के मांझियों को जो है पगड़ी पहनाना शुरू किया, जो कि एक बड़ी बात मानी जाती थी उस दौर में। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जो गैर पहाड़िया आदिवासी थे या जो गैर आदिवासी लोग जो उन हिस्सों के बाहर रह रहे थे उनको भी ला करके बाहर से बुला करके इस हिस्सों में बसने के लिए जो है बुलाया गया, उनको स्थायी रूप से रहने के लिए बुलाया गया ताकि उस हिस्से का जो डेमोग्राफी जो जनसांख्यिकीय है उसको बदला जा सके और पहाड़िया आदिवासियों के प्रभाव को खत्म किया जा सके। 1778 और 79 तक आते आते हम लोग देखते हैं कि कैप्टन ब्रुक के बाद जेम्स ब्राउनी नाम के अंग्रेज अधिकारी को जो है इस समय नियुक्त किया गया और उन्होंने कप्तान ब्रुक की नीतियों को आगे बढ़ाते उन्होंने एक चीज और शुरू की और उन्होंने इस हिस्से में इनवैलिड जागीर के नाम से एक भूमि देने की, जमीन देने की जो है एक नई प्रक्रिया शुरू की और इस इनवैलिड जागीर के नाम से जो जमीनें दी गई वो अधिकतर जो कंपनी के पूर्व अधिकारी थे, जो रिटायर्ड हो चुके थे, सेवानिवृत्त अधिकारी थे या जो किसी तरीके से युद्ध में विकलांग हो चुके थे या और इस तरीके की जो भी जो रुचि इस तरीके की जागीरों में रखते थे उनको इस तरीके की जागीरें बांटी गई और उसके साथ साथ उन पर मालिकाना हक भी इन लोगों को दिया गया। इसके साथ इस इनवैलिड जागीर को देने का मतलब ये था कि आदिवासियों के बीच, आदिवासियों और अंग्रेजों के बीच एक बफर जोन बनाया जा सके, एक मध्यवर्ती क्षेत्र बनाया जा सके जहां से कि इनके माध्यम से अंग्रेज जो है पहाड़िया आदिवासियों को रूल कर सके। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन्होंने और कई पॉलिसीज अपनाना शुरू किया। जिन लोगों ने वो गिफ्ट स्वीकार किया अंग्रेजों के, अब उनके जो उत्तराधिकारी थे उनको मान्यता देना शुरू किया। उनकी साप्ताहिक जो हाट होती थी, बाजार जो होता था, जिन जगहों पर पहले से लगते आ रहे थे उनको भी जो है अनुमति देनी शुरू की। इसके साथ साथ बदले में अंग्रेजों ने जो है उन लोगों से जो है मुचल के भरवाए, उनसे शपथ पत्र लिए गए और उसमें कहा गया कि भाई जो आप अंग्रेजों के प्रति वफादार रहेंगे और इसी कंडीशन के साथ जो है उनको ये तमाम तरीके की सुविधाएं जो है देने की कोशिश की गई। 1789 में क्योंकि जेम्स ब्राउनी एक साल के भीतर ही वापस लौट गए और 1789 में ऑगस्टस क्लीवलैंड को जो है इस हिस्से में जो है कलेक्टर बना करके भेजा गया। अब ऑगस्टस क्लीवलैंड को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, डिटेल से जानना बहुत जरूरी है। ऑगस्टस क्लीवलैंड जो है 19 सितंबर 1754 में पैदा हुए। इन्होंने जो है इन्होंने जो आदिवासी हैं वो चिलमिल साहब के नाम से पुकारते रहे हैं अपने इलाके में। 16 नवंबर 1770 को मात्र ये 16-17 साल की उम्र में ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में बतौर पत्र लेखक, लेटर राइटर्स के रूप में इनकी भर्ती हो गई, इनकी नियुक्ति हो गई। लेकिन इनके जो चचेरे भाई हैं
सर जॉन शोरे, जो कि 1793 से 98 तक जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे थे। दूसरी जो वॉरेन हेस्टिंग, जो उस समय पर तत्कालीन समय पर बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनकी जो पारिवारिक नजदीकियों के चलते हम लोग देखते हैं कि एक बतौर पत्र लेखक जो 1770 में कंपनी में नियुक्त हुआ अधिकारी था, वो 1789 तक आते आते भागलपुर का कलेक्टर बन जाता है। उसके साथ साथ मजिस्ट्रेट भी उसको जो पावर थी वो भी उन्हें दे दी गई, साथ ही साथ दीवानी अदालत का जज भी उन्हें बना दिया गया। ये उनके परिवार और कैप्टन जो है सर जॉन शोरे से नजदीकियों के चलते ये चीजें हम लोगों को देखने को मिली थी। ऑगस्टस क्लीवलैंड ने अपने जो पूर्व के जो अधिकारी थे उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाते, उनको थोड़ा सा और साफ गोई से लागू करते हुए उन्होंने जो है आदिवासियों को अपने खेमे में जो है लाने की कोशिश की। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले पेंशन की स्कीम शुरू की कि जिन जो भी आदिवासी सरदार या मांझी या कोई भी इंसान अगर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करेगा तो उसे नगद पेंशन का भुगतान किया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने जो है 10 रुपए सरदार के लिए निश्चित किए, 3 रुपए मांझी के लिए निश्चित किए और बाकी के लिए 2 रुपए के आसपास जो है उन्होंने पैसे का जो है नगद पैसे का निर्धारण करके जो है ये जो है उन्होंने काम करना शुरू किया। हम लोग देखते हैं कि 1780 तक अगले 1 साल के भीतर लगभग 47 आदिवासी सरदारों का जिक्र आता है जिन्होंने की इस तरीके की पेंशन को जो है स्वीकार किया गया है। इसके साथ साथ पेंशन के साथ साथ उन्होंने अनाज भी और तमाम तरह की चीजें जो है देने की कोशिश की थी। लेकिन एक चीज जो हम लोगों के सामने आती है वो ये है कि जिन लोगों ने भी इस तरीके की पेंशनों को स्वीकार किया गया था उसके पीछे जो वजह है वो पहली वजह है कि जो खाद्यान्न का जो संकट पिछले सालों से चला आ रहा है वो खाद्यान्न का संकट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये लोग अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी चीज कि अंग्रेज अभी जो है जिस नेचर के साथ है, जिस मैत्री भाव के साथ आए हैं, यहाँ पर अंग्रेजों पर विश्वास करके जो है आदिवासी उसको जो है स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि तुरंत जो है जिस तरीके का अंग्रेजों ने उनके आंतरिक सामाजिक ताने बाने में हस्तक्षेप करना शुरू किया, हम लोग देखते हैं कि तमाम तरीके की पेंशनों को जो है आदिवासी सरदारों ने, मांझियों ने जो है खारिज करना, उनको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया और अपने वो पुराने जो मैकेनिज्म था उस पर जो है आना शुरू हो गए। हालांकि जिन्होंने भी ये पेंशनों को जारी रखा उनका जो है आदिवासी समाज ने जो है सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इसी समय हम लोग देखते हैं कि क्योंकि पहाड़िया आदिवासियों की जो सैनिक क्षमता है, जो लड़ने की जो ताकत है, लड़ने की जो पूरे तरीके हैं, वो पिछले 1 दशक से भी लंबे समय से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी देखते रहे हैं। तो इसलिए क्लीवलैंड ने उनकी सैनिक क्षमताओं का इस्तेमाल ब्रिटिश एम्पायर के विस्तार के लिए भी करना शुरू किया और इसके लिए उन्होंने एक हिल रेंजर्स के नाम से एक अस्थायी सेना, सशस्त्र सेना जो है गठित की। ये अस्थायी सशस्त्र सेना में पहाड़िया आदिवासियों को भर्ती किया गया ताकि पहाड़िया आदिवासियों का ही मुकाबला उनसे कराया जा सके, तो उनके ही तरीके से उनके ही लोगों को उनके खिलाफ जो है इस्तेमाल किया जा सके। और ये काफी हद तक हम लोग देखते हैं कि शुरुआती दिनों में इसको सफलता भी मिली थी। और उसी सफलता को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज अधिकारियों ने इस हिल रेंजर्स को जो है स्थायी या नियमित कर दिया गया। इस हिल रेंजर्स को कुछ समय बाद भागलपुर हिल रेंजर्स के नाम से जाना गया और हम लोग देखते हैं कि ये हिल रेंजर्स 1857 की जो रिवोल्ट है उसके बाद जो है इसको भंग किया गया। लगभग हम लोग देखते हैं कि 70 सालों तक ये हिल रेंजर्स जो है काम करती रही। दूसरी चीज कि ऑगस्टस क्लीवलैंड ने हिल रेंजर्स के अलावा जो चीज बनाई उसमें एक हिल असेंबली भी बनाई और उस जो हिल असेंबली थी उसमें बेसिकली प्रशासनिक जो मसले होते थे या जो आपराधिक मामले होते थे जो कि जो आदिवासियों से जुड़े हुए थे, उन आदिवासियों से जुड़े हुए मसलों का इसमें निपटारा किया जाता था। इसके साथ साथ एक प्रशासनिक की जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन की एक यूनिट भी बनाई जिसका नाम दामिन ए कोह कहा जाता है। दामिन ए कोह के नाम से हम सब लोग उसको आज भी जानते हैं। साथ ही साथ एक स्कूल भी उन्होंने हिल रेंजर्स में जो आदिवासी भर्ती किए गए थे उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने स्कूल भी खोला गया था। तो इस तरीके से एक लालच का पूरा पैकेज, एक पूरा जो है बफे जो है आदिवासियों के सामने रखा गया था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि तुरंत जो जैसे ये
इन सब के माध्यम से ब्रिटिश अधिकारियों ने और क्लीवलैंड ने जो है आदिवासियों के आंतरिक मामलों में जो है हस्तक्षेप करना शुरू किया। जो अभी तक रिजर्व एरिया थे उन सब में रेगुलर जो है लगातार नियमित रूप से जो है अब अंग्रेज अधिकारियों का, अंग्रेज जो है सिपाहियों का आना जाना जब शुरू किया, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं था। अब जैसे इन लोगों की एंट्री उस रिजर्व एरियाज में होनी शुरू हुई, तुरंत आदिवासियों ने इसका विरोध करना शुरू किया और ये तमाम तरीके के ये जो ऑफर्स थे, तमाम तरीके के जो उपहार इन्होंने देने की कोशिश की थी, उसको रिजेक्ट करना शुरू हो जाता है। इसी समय हम लोग देखते हैं कि तिलका मांझी का भी जो है उसको भी जो है सेना में भर्ती किया जाता है। लेकिन जिस तरीके का हालात तुरंत उसमें बनते हैं, उसके लेकर के जो हम लोग देखते हैं कि तिलका मांझी उसको छोड़ करके जो है अपने जो बाकी के आदिवासी लड़ाके हैं उनको आकर के ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई तिलका मांझी, जिसको लेकर के पूरी की पूरी अभी बहस चली हुई कि भाई तिलका मांझी है कौन, इसको लेकर के जो डिबेट है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो तिलका मांझी का जो जिक्र जो अंग्रेजी जो लिटरेचर है उसमें 2-3 नामों से आता है। एक आता है जाबरा के नाम से, JABRA, जाबरा के नाम से एक जगह जिक्र आता है। दूसरी जगह आता है जिक्र इसका JAORA के नाम से आता है। तीसरा जिक्र इसका आता है JAURAH के नाम से आता है। चौथा जो जिक्र आता है JOURAH के नाम से आता है। लेकिन ये जो चारों नाम है ये सब जो है अलग अलग जिन लोगों ने भी इनका जिक्र किया है, ये चारों नाम एक ही इंसान के हैं। ओके, सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो जाबरा जो नाम है या जौरा, इसको देख लीजिए, ये अंग्रेजी और आदिवासियों की जो भाषा की जो दिक्कत है उसके चलते हुआ है। अंग्रेजों ने कुछ अपने हिसाब से उसका प्रोनाउंसिएशन करके अपने भाषा में उसको लिखा है, लेकिन जो आदिवासियों के बीच ये जबरा के नाम से जो आज तक भी हम लोग देखते हैं कि ये पहाड़ी आदिवासियों के बीच ये नाम आज तक चला आ रहा है। ओके, दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से बाकी आदिवासी सरदारों ने जो है पेंशन और उस तरीके की चीजें छोड़ी थी, हम लोग भी यहाँ देख रहे हैं कि तिलका मांझी जो है या जबरा पहाड़िया जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी उस आर्मी को छोड़ करके जो है अपने आदिवासी लड़ाकों को ज्वाइन करता है। अब सवाल ये आता है कि भाई जबरा पहाड़िया तिलका मांझी कैसे है, तो उसको समझने का बहुत सिंपल सी बात है कि मांझी का मतलब होता है गांव का मुखिया, क्योंकि तिलका मांझी के पिता सुगना मुर्मू जो कि एक गांव के मुखिया थे, मांझी थे, तो वहीं से ये टाइटल, क्योंकि सुगना के बाद अगला नंबर जो है तिलका का आता है, वो जो है गांव के मांझी बनते हैं। अब जो तिलका नाम है, तिलका का मतलब होता है गुस्सैल आदमी, जो गुस्से में जिसकी आंखें लाल हो जाती है उसको पहाड़िया भाषा में तिलका कहा जाता है। तो जो जबरा जिस इंसान का अंग्रेजी अकाउंट जिक्र कर रहे हैं वही एक गुस्सैल आदमी है, उसका नाम जो है पेट नेम जो हम स्थानीय भाषाओं में तमाम तरीके के लोगों के लिए अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से इस्तेमाल करते रहे हैं, वहीं से इसका नाम जो है तिलका मांझी पड़ता है। तो यहां से हम लोग जो ये पूरा का पूरा लैंग्वेज का जो मसला है उसका जो चीज है, यहाँ हम लोग देखते हैं कि संगारसी गांव जो इस राजमहल की पहाड़ियों में जो है यहाँ पर इनकी पैदाइश होती है। संथाल गजेटियर्स के साथ साथ जो है डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह ने पीपल्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब लिखा था तो उसमें इसका जिक्र किया है। धीरेन्द्रनाथ बास्की ने संथालों का जो इतिहास लिखा बांग्ला भाषा में संथाल गण संग्रामर के नाम से, उसमें भी इसका जिक्र है। राकेश कुमार सिंह ने हूल पहाड़िया नाम अपने उपन्यास में भी तिलका मांझी और जबरा पहाड़िया को एक ही रूप में चित्रित किया, एक ही इंसान के रूप में एक्सेप्ट किया। और ये उसके बाद हम लोग देखते हैं कि महाश्वेता देवी ने एक उपन्यास लिखा था जिसका हिंदी में अनुवाद जो है साल गिरर की पुकार के नाम से आया था। उसमें भी उन्होंने जो है जबरा पहाड़िया और तिलका मांझी को एक ही व्यक्ति के रूप में जो है स्थापित किया। इसके साथ साथ जो ओरल ट्रेडिशन है, स्थानीय जो ट्रेडिशन है, आदिवासियों का ट्रेडिशन है, उसमें भी तिलका मांझी और जबरा पहाड़िया को एक ही इंसान के रूप में माना गया है। तो आज की तारीख में ये स्टेब्लिश है, आज की तारीख में स्थापित हो चुका है कि भाई ये एक ही इंसान है जिसने की शुरुआत में ब्रिटिश आर्मी को जो हिल रेंजर्स बनाई गई थी उसको ज्वाइन किया था, लेकिन जिस तरीके से बाकी आदिवासी सरदारों ने अंग्रेजों की अधीनता को छोड़ा था, उसी तरीके से तिलका मांझी भी उसको छोड़ करके अपने आदिवासी लड़ाकों को ज्वाइन कर रहे हैं। अब
हम लोग बात करते हैं कि तिलका मांझी ने ये सब क्यों किया, ये अंग्रेजी हुकूमत को छोड़ करके क्यों किया। एक तो वो जो मसला था कि भाई अंग्रेजों ने आदिवासियों के आंतरिक मामले में आज जो सामाजिक जो ताना बाना था उसमें हस्तक्षेप करना शुरू किया। दूसरा जो रिजर्व एरिया था अभी तक, जिसमें अभी तक गैर आदिवासी का, गैर पहाड़ियों का जो है प्रवेश निषिद्ध हुआ करता था, इनके आने से पूरा का पूरा जो संतुलन था वो गड़बड़ाना शुरू किया। उसके साथ साथ जंगल को जिस तरीके से लगातार अंग्रेज अधिकारी जमींदारों के साथ मिल करके साफ करते जा रहे थे, उनकी कटाई करते जा रहे थे, और दिकुओं के लगातार, दिकुओं से मतलब था कि जो गैर आदिवासी लोग हैं, जो भी बाहरी लोग हैं, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो महाजन हो, चाहे वो सामंत हो, जोतदार हो, जमींदार हो, सारे लोगों के लिए आदिवासियों ने एक टर्म जो है इजाद किया हुआ है जिसको दिक्कू के नाम से हम सब लोग जानते हैं। तो दिक्कुओं के प्रवेश ने इस पूरे के पूरे इलाके में जो है इस ताने बाने को गड़बड़ करना शुरू किया। लिहाजा तिलका मांझी और उनके साथियों ने जो है इस विद्रोह जो कि 1770 के आसपास से शुरू हुआ था उसको जो है एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। और उसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भागलपुर में बनचरी जोर नामक एक जगह है जहां पर कि पहला जो विद्रोह तिलका मांझी की और उसके सहयोगी की तरफ से हुआ था वो यहां से शुरू हो रहा है। यहां पर पहली बार हम देखते हैं कि तिलका मांझी और उनके साथी जो है अंग्रेजों पर हमला करके अंग्रेजों के खजाने और जो अनाज के जो गोदाम है उनको लूट करके ले जाते हैं और बाकी के पहाड़ी आदिवासियों में जो है उसको जो है हम लोग देखते हैं कि बांट दिया जाता है। अब इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि इसका जो पर्पज है, ये इसका जो उद्देश्य है, इस पूरी की पूरी जो कार्यवाही का सैनिक, ये एक तरीके की मिलिट्री की सैनिक कार्रवाई थी। इसका पूरा मकसद जो है कि दिकुओं की जितने मीन्स बाहरी जो भी हैं, अंग्रेज के साथ साथ जमींदार, सामंत, साहूकार, जोतदार, इन सब का प्रभुत्व, इन सब की जो सत्ता है उसको खत्म करना है। दूसरा, उनको जो है इस क्षेत्र से बेदखल करके उनकी जो सैनिक कार्यवाही है उन पर भी जो है रोक लगाना रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसी समय पर मुंगेर, भागलपुर, संथाल परगने में कई जगह पर जो है तिलका मांझी और उनके साथियों के साथ जो है अंग्रेज हुकूमत और उनके साथ जमींदार और जागीरदारों की जो निजी सेनाएं हैं और हिल रेंजर्स के जो लोग हैं उनकी आपस में जो टकराहट होती है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि दोनों जो है लोग, जो दोनों जो ग्रुप्स हैं वो बराबर से जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो हम लोग देखते हैं कि अधिकांशतः छापामार प्रणाली होने की वजह से जो तिलका मांझी और उनके जो सहयोगी हैं वो विजेता के रूप में सबके सामने आते हैं। झारखंड इंसाइक्लोपीडिया जो हुलगुलानों की प्रतिध्वनि में ये तमाम तरह की चीजों का जो है जिक्र जो है किया गया। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि आदिवासियों को एकजुट करने के लिए तिलका मांझी और इन्होंने जो है कई तरीके के अपने जो मैकेनिज्म थे, जो उनकी जो प्रणाली थी उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। और उसके लिए उन्होंने सबसे पहले साल का जो पेड़ होता है उसकी छाल को जो है गांव-गांव भेजा गया और उनको जो है आदिवासियों को जो है अंग्रेजी हुकूमत और उनके जो सहयोगी जो इस मुल्क के कुलीन रहे हैं, जो सबन रहे हैं, उनके खिलाफ उनको जो है इकट्ठा करना, एकजुट करने की जो है कोशिशें की गई। हम लोग देखते हैं कि इस एकजुटता के बाद मार्गो दर्रा, तेलियागढ़ी, कहलगांव और इन कई जगहों पर जो है अंग्रेजी खजाने को जो है पहाड़िया आदिवासियों ने तिलका मांझी और उनकी जो नेतृत्व में जो है लूट लिया गया। और लगातार दिकुओं के ऊपर भी हमले करते रहे। जो है रमना आहाड़ी, इसमें कई लोग इनके सहयोगी के रूप में जिनका जिक्र आता है, उसमें रमना आहाड़ी, अमना पाड़ा और इस तरीके के कई और जगहों के नाम और लोगों के नाम भी जो है आम सबके सामने आते हैं, जिन्होंने जो है तिलका मांझी और इनके साथ मिलकर के जो है इस पूरे के पूरे जो है उलगुलान को जो है नेतृत्व प्रदान किया था। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों ने बदले की कार्यवाही के रूप में वही पुराना मैकेनिज्म, जिसमें कि उन्होंने पूरे के पूरे आदिवासी गांवों को जला दिया गया, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, आदिवासियों को गिरफ्तार की गई, बड़े पैमाने पर जो है हत्याएं की गई, जो मास लेवल पर। तो ये तमाम तरीके की कार्रवाई जो है हम लोग जो है सबके सामने देखते हैं। एक आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हमला देखते हैं जो कि 1784 में हुआ था। और 1784 के इस हमले में भागलपुर, जो कि हिल रेंजर्स का मुख्यालय भी हुआ करता था, और क्लीवलैंड का जो है मेन जहां कलेक्ट्री का जो ऑफिस था वहां पर ये हमला किया गया। तो और यहाँ पर
ये अब देखा गया है कि इस पर ये जो सोर्सेज बता रहे हैं कि यहाँ पर इस हमले में, क्योंकि आदिवासियों की तरफ से जो तीरों से जो हमला हुआ था उसमें जहर लगे हुए जहर का इस्तेमाल तीर के शुरुआत में नुकीली निब पर किया जाता रहा है, तो उसके लगने से क्लीवलैंड जो है घायल हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि कुछ समय बाद हमले से घायल क्लीवलैंड को जब वापस इलाज के लिए कलकत्ता ले जाया जा रहा था, तो हुगली नदी के यहीं पर हिंदुस्तान में कलकत्ता में जब इंडियाना नामक एक जहाज पर जब उनको लादा जा रहा था, तो उसी समय जो है उनकी मौत हो जाती है। तो तिलका मांझी के हमले में क्लीवलैंड की मौत से जो है पूरी की पूरी ब्रिटिश हुकूमत या पूरा का पूरा हिंदुस्तान के भीतर जो कंपनी के जितने भी जो पूरे का पूरा ताना बाना है वो हिल जाता है, हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे में इसके बाद जो दमन चक्र है, आदिवासियों के ऊपर जो हमला है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। और इसमें वही पुराना मैकेजम अब मास लेवल पर जो है किलिंग्स होना शुरू हुआ, गांव के गांव उजाड़ दिए गए, उनको तबाह कर दिया गया। किसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि तिलका मांझी और उनके सहयोगी भाग करके जो है पहाड़ों की तरफ छिप करके चले जाते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक चीज जो अंग्रेजों ने शुरू से ऑप्ट की थी उसमें था कि फूट डालो राज करो की नीति, और लालच की जो नीति है उसमें जो है हम लोग देखते हैं कि कई आदिवासियों को जो है मुखबिरी के लिए नियुक्त किया गया। और एक जगह ये हुआ कि किसी ने तिलका मांझी और उनके सहयोगियों की मुखबिरी की, लिहाजा जो है अंग्रेज कंपनी ने जो है सर आयर कूट जो जनरल थे उस आर्मी हिल रेंजर्स के उस समय मुखिया थे, उन्होंने जो है तिलका मांझी और उनके सैनिकों पे हमला किया। हालांकि यहाँ से तिलका मांझी बच निकलने में सक्सेसफुल रहे और उन्होंने फिर जो है यहाँ से बच करके सुल्तानगढ़ की जो पहाड़ियां थी उसमें जाकर के शरण ली, लेकिन उनके जो बाकी साथी थे उनको जो है यहीं पर जो है मार दिया गया। सुल्तानगढ़ की पहाड़ी में जाकर के वहां पर फिर अंग्रेजों ने जाकर के पूरी पहाड़ी की घेराबंदी करके जो है कई महीनों तक उसकी घेराबंदी कर दी गई, और लिहाजा पूरी की पूरी जो रसद सामग्री है, खाने पीने की जो सप्लाई थी उसको रोक दिया गया। जो बाकी लोगों से जो संपर्क था, तिलका मांझी और उनके साथ जो भी कुछ लोग गए थे उन सबके जो है संपर्क को कट कर दिया गया। लिहाजा खाने के संकट को जो है देखते हुए मैदानी इलाकों में आना पड़ा, और यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि तिलका मांझी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, और तिलका मांझी को गिरफ्तार करके जो है भागलपुर में ले जाया जाता है, जहां पर कि क्लीवलैंड के ऊपर जो है हमला किया गया था। भागलपुर में हम लोग देखते हैं कि एक चौराहे पे एक बरगद के पेड़ के नीचे जो है उनको खुले में जो है सबके सामने ओपनली जो है फांसी पर जो है लटका दिया गया। कहा जाता है कि ओरल सोर्सेज जिक्र करते हैं कि वो उस समय पर एक गीत जो है उसका जिक्र कर रहे हैं, हंसी हंसी चढ़वो फांसी नामक कोई गीत है जिसको वो गुनगुनाते हुए सुने जा रहे थे। ये एक ओरल सोर्सेज का जिक्र आता है। तिलका के मौत के बाद हम लोग देखते हैं कि जो अंग्रेजी हुकूमत का जो दमन चक्र है वो बहुत तेजी से चलना शुरू होता है। वहीं दूसरी तरफ आदिवासियों के भी जो हमले हैं, इस पूरी की पूरी ये जो नया गठजोड़ है दिकुओं का और जो अंग्रेजों का, इसके खिलाफ आदिवासियों के भी हमले जो हैं बहुत तेजी से होने शुरू होते हैं। और 1788 में तिलका के बाद एक बड़ा हमला बीरभूम जिले में जो है जो पहाड़ी आदिवासी उन्होंने किया था, और उसमें जो है ब्रिटिश कचहरी को, उनकी कोठियों को, महाजन व्यापारी जमींदारों की जो निवास स्थान थे उनको जो है टारगेट किया गया, उनको जो है तहस नहस कर दिया गया। इसी तरीके से जनवरी 1789 में लगभग 500 आदिवासियों ने बांकुरा जिले के जमींदार का एक बाजार था और उसके गोदामों पे हमला करके उसको लूट लिया गया, और उस अनाज के गोदामों जो अनाज था लूटे हुए माल को जो है आदिवासियों के बीच में बांट दिया गया। इसी तरीके से जून 1789 में बांकुरा जिले के आलम बाजार को लूट लिया गया और उस पर कब्जा कर लिया गया। लास्ट तक आते आते विष्णुपुर के राजनगर कस्बे पर भी कब्जा कर लिया गया। हम लोग देखते हैं कि 1790 तक आते आते पूरा बीरभूम जो जिला है उस पर जो है पहाड़ी आदिवासियों का कब्जा हो जाता है। लेकिन कुछ कमजोरियों के चलते, एक सांगठनिक कमजोरियों के चलते, दूसरा आंतरिक मतभेदों के चलते, और तीसरा कि जो आधुनिक हथियार थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास,
और इनके आदिवासियों के पास जो परंपरागत हथियारों की जो बेमेल होने की वजह से, इनकी मीन्स परंपरागत हथियारों की कमजोरियों के चलते ये पूरा का पूरा जो पहाड़ी आदिवासियों का जो पूरा उलगुलान है यहाँ पर के आकर के थम जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये परंपरा जो पहाड़ी आदिवासियों ने या तिलका मांझी की लीडरशिप में शुरू की है, ये परंपरा बाद तक जारी रहती है। 1947 तक हम लोग इस परंपरा को देखते हैं और इसमें आगे चल के देखेंगे तो भूमिज विद्रोह शुरू होता है, जो कि 1798 में मानभूम में, चेर विद्रोह है 1810 में पलामू में, मुंडाओं का विद्रोह है जो 1819-20 में, कोल विद्रोह 1833, भूमजी विद्रोह 1834, संथाल 1855, मुंडा 1895 से 1900 और उसके बाद पूरे देश भर में आदिवासियों के विद्रोह जो है शुरू हो गए। तो ब्रिटिश हुकूमत और उस नए दिकुओं जो उस समय के जमींदार और सामंतों के खिलाफ जो संघर्ष था, वो तो 1947 में आकर के हम लोग देखते हैं कि आदिवासियों का खत्म हो जाता है। लेकिन दिकुओं के खिलाफ जो स्थानीय जो देशी दिकु है, मीन्स जो बाहरी है, जो सवर्ण और जो कुलीन वर्ग रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष आज भी जारी है। दिकुओं ने वहां पर अंग्रेजों के साथ अलायंस किया था, यहाँ पर वो राज सत्ता के साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और सरकारों के साथ अलायंस करके जो है आदिवासियों के हक और हुकूक की जो है छीनने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। एक गीत तिलका मांझी पर स्थानीय भाषा में है, उसका जो है हिंदी तर्जुमा यहाँ पर मौजूद है। वो कुछ इस तरीके से है, तुम पर घोड़ों की बरसात हुई, तुम पर कोड़ों की बरसात हुई, तुम घोड़ों से बांधकर घसीटे गए, फिर भी तुम्हें मारा न जा सका, तुम भागलपुर में सरेआम फांसी पर लटका दिए गए, फिर भी डरते रहे जमींदार और अंग्रेज तुम्हारी तिलका आंखों से, मरकर भी तुम मारे नहीं जा सके, मंगल पांडे नहीं, तुम आधुनिक भारत के पहले विद्रोही थे। तो इस तरीके से ये बहुत सिंपल सी चीज है जिसको कहने की कोशिश आदिवासी अपने तरीके से कर रहे हैं कि ये जो पूरी की पूरी इतिहास लेखन की परंपरा रही है या साहित्य की जो पूरी की पूरी रचना करने का जो पूरा का पूरा हिंदुस्तान के भीतर जो प्रक्रिया रही है, उसमें ये रहा गया है कि आदिवासी संघर्षों को, आदिवासी नायकों को भुला दिया गया, उनको जो स्पेस मिलना चाहिए था, उनका जो वाजिब हक था वो नहीं दिया गया। इसको आप बहुत आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि अभी दो किताबें, एक इनकारनेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया मीन्स जो है जिसमें कि सुनील खिलनानी ने इस मुल्क में शुरुआत से लेकर के वर्तमान तक 50 बड़ी पर्सनालिटीज के बारे में जिनका कि इस मुल्क को बनाने में योगदान रहा है, उनके बारे में जिक्र किया है। तो आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध से लेकर के जो है धीरूभाई अंबानी तक का उसमें जिक्र आता है, लेकिन आदिवासी नायकों के रूप में सिर्फ बिरसा मुंडा का जिक्र है। दलित नायक के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिक्र है और ओबीसी की तरफ से ज्योतिबा फुले का जिक्र है। अदरवाइज आप देखेंगे सारे के सारे जितने भी उन्होंने उनका जिक्र किया है, सारे के सारे अपर कास्ट लोगों का जिक्र किया गया है। तो दूसरी तरफ रामचंद्र गुहा की भी एक किताब आई थी, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया को जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि लगभग 20 लोगों की जो है बारे में उस किताब में जिक्र किया गया है, लेकिन उसमें एक भी आदिवासी नहीं है। दलित से एक अंबेडकर को उठाया गया, ओबीसी से ज्योतिबा फुले को उठाया गया। तो ये जो पूरा का पूरा जो डिस्कोर्स है, एकेडमिक जो डिस्कोर्स है, पढ़ने लिखने वाले लोगों का जो काम होता था, इतिहास लिखने वालों का जो काम था, साहित्यकारों का जो काम था, उन्होंने वही काम नहीं किया। उन्होंने अपने जो सहजातीय भाई थे, जो दिकू भाई थे, उन्हीं का पक्ष लेते हुए उनको जो है इतिहास में, साहित्य में जगह दी और इनको जो है भुला देने की कोशिश की गई है। तो इसी को लेकर के ये पूरी की पूरी सीरीज हम आपके सामने आए हैं और अगली सीरीज में हम लोग कुछ और साथियों के साथ आएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।